भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी, अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आ गई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप, या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही है इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, या उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलोचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनका रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी पोर्ट और उस वक्त से इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी, अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आ गई। यू कैन कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जुबान रुक जाती है। और हालांकि इन सब के बच्चे लंदन पढ़ गए, सब पॉलिसी मेकर आपका जो 18वें 19वें ग्रेड का भी अफसर है, उसके बच्चे लंदन। लेकिन अपने जो सामने दूसरों के जो बच्चे हैं उनको कहते हैं जिहाद, गले कटाओ, अपने गले कटाओ। तो पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई और इससे ही आगे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आपके तरफ से वो आपसे माफियां मांगते फिर रहे हैं। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। और सारे ज्यादातर मंडी बहाउद्दीन, गुजरात मंडी, सियालकोट, क्या है ये सारे लूटमार का कारोबार है। इलेक्टेबल्स हैं, बटेरे इनके हाथों में आए हुए, एजेंसियां इनको पहले ही बना देती हैं, इलेक्शन से पहले इनको कह देती हैं कि तुम जीत गए हो, तुम हार गए हो,
और ये आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, फिर खाते पीते हैं, मजे करते हैं। आईएमएफ जिंदाबाद है। मैंने आपको कहा था कि मैंने जब भी मुझे टाइम मिला मैं आईएमएफ को अमेरिकन कोर्ट किसी के अंदर इनको चैलेंज करूंगा कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जो है तुम क्यों इस तरीके से बेदर्दी के साथ जालिमों को क्यों देते हो तुम। और फिर ये कि 25 करोड़ लोग अपने खून पसीने की कमाई जो है उससे किस्तें उतारते हैं, और ये सारे लंदन में बैठे हैं, सबके पोते दोते वहां पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता सियासत क्या है, चलाना किसने है, इकोनॉमी किस चीज से खाते हैं, इनको कोई पता नहीं। चीमा साहब, इनके मैंने आपको जिस तरह बताया है कि किसी के पास पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं इस वक्त इनके पास, सिंगल। और इनको जब तक, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ डंडे के साथ काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और नहीं कर सकते। और वो अभी डंडा चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। वो आसिम मुनीर साहब, पता नहीं डंडा उनका छोटा है या क्या वजह है, या कोई लितर फेर नहीं रहे सही तरीके से। वो अभी तक भी लूटमार चल रही है मुसलसल। ऐसा डंडा फेरा तो बड़ा है उन्होंने, लेकिन आगे पब्लिक ही बड़ी है जिनको डंडा फेरने वाला नहीं। डंडा सिर्फ उन्होंने पीटीआई पे फेरा ना, करप्शन पे नहीं फेरा। सब यही मुझे इतराज है। उन्होंने सिर्फ पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं जो सारे फूल को, वो भी नहीं कंट्रोल में उनके आ रहे। वो देख रहे हैं मरवत साहब है, उसने कल उन्होंने टीवी पे खुद कह दिया उधर से पुलिस आती है, मैं दूसरा इधर मोटरसाइकिल से इधर चली जाती है। ये तो मेरे ये इस तरह का डंडा फेरता है फिर। तो पकड़ लिया उनको भी, पकड़ लिया उन्होंने, 30 दिन के लिए वो रखा है उन्होंने। लेकिन वो चीमा साहब इस तरह तो नहीं ना होता है। मेरा मकसद है कि जो बाहर आके कहे जी पाक फौज जिंदाबाद, हमें 2 अरब 3 रुपए हो 3 अरब रुपए हो, वो हलाल हो जाते हैं। ये डंडा इस तरह तो नहीं होता ना चीमा साहब। ये इनको चाहिए कुछ सीरियस हो, क्योंकि ये कौम बड़ी सीरियस है करप्शन में। ये करप्शन के लिए बहुत सीरियस कौम है। इनके साथ सीरियस बिहेवियर जब तक नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। और खासकर मैं कहता हूं इस वक्त इनको चाहिए, जो मेरा अगर मुझसे पूछें तो इनको चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत की तरक्की का एक सब्जेक्ट बना दें, कि पड़ोस में भारत की तरक्की भी पढ़ाएं, बांग्लादेश की तरक्की भी पढ़ाएं, कि किस तरह कौमें आपके साथ थी और आपसे आगे निकल गई। ये पढ़ाए एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। इनको पता तो होना चाहिए कि भाई पड़ोस में क्या हो रहा है। चाइना का भी बताएं, बल्कि चाइना भी आपके साथ, बल्कि वो आपसे कुछ 2 साल बाद में 1950 में मेरा ख्याल आजाद हुआ। किस तरह कौमों ने जी। हाँ जी। कोरिया की तरक्की के बारे में पीएचडी होनी चाहिए, यहाँ भारत की तरक्की में पीएचडी होनी चाहिए, और बांग्लादेश और चाइना की तरक्की के ऊपर पीएचडी सब्जेक्ट होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ाएंगे तो शायद तरक्की कर दें। ये तो चाहते हैं ना कि सिर्फ हमारे बच्चे ही आके इन पे रूल करें जो इंग्लैंड से पढ़ के आए, और वो कर रहे हैं। वो देख लें आप, जिस तरह आपका जो सेटअप है, कुछ बाहर से पढ़ के आते हैं, रूल करते हैं, फिर जो यहाँ के 18-19 ग्रेड के आप अपने खर्चे पे बाहर भेजते हैं, वो जो ब्रिटिश आपने रखे हैं छोटे एजेंट, वो आके फिर आपको वो लूटते हैं। ये 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट ही तो हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त तबाही का बायस बन चुके हैं, और इनसे जान पता नहीं किसने छूटनी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी बन नहीं सकते। इनके ख्वाब तो सारे लंदन और टोरंटो में इस वक्त। टोरंटो आपको मैंने बताया था आपकी करप्शन के माजगा बन चुका है। जितनी लूट इस वक्त हो रही है मिलियंस के हिसाब से टोरंटो पहुंच गई। तो बस इस्तेफार करने चाहिए। दुबई आसानी से पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बड़े चोर टोरंटो में और छोटे चोर दुबई में, ये इस वक्त फैशन है। तो असर के बारे में, इसका इंपैक्ट के बारे में ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय भारत के। ग्लोबल साउथ के अंदर कोई चॉइस नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जितना भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग है वॉशिंगटन डीसी में, और वेल्थी, नॉट ओनली मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें भारत की तरफ, भारत के पास भी अभी नई नई इकोनॉमी उनकी राइज हो रही है। मैं अगर इसमें मुबालगा राय ना हो तो मैं कहूंगा कि भारत की ज्यादा तरक्की पिछले 2 डेकेड्स में, 20 या 25 साल में, और वो भी कोई इस तरह का चीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि जिससे उनकी इकोनॉमी शेकअप हो। अभी सारा बिजनेस नया चाइना से निकल के भारत जा रहा है, वो भी उसको शेकअप नहीं करना चाहेंगे। ये दोनों तरफ से दे आर टेकिंग, वो कहते हैं ना कि दे आर टेकिंग स्टेप, दे आर वॉकिंग ऑन द एगशेल्स। तो वो दोनों तरफ से बड़े मोहतात जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। ना तो ये रिलेशनशिप एक मीटिंग में, एक दौरे के अंदर ये फौरन आनन फानन ठीक हो सकते हैं, ना ही इस तरह पाकिस्तानी खैर क्या जाके करेंगे। कोई भी इंसान पाकिस्तान में इस तरह किसी की स्टेटमेंट पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपको उसके एनवायरमेंट, उसके फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ते हैं। और इसी तरह दोनों ममालिक के अंदर जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स ठीक करना पड़ते हैं। ये इस तरह तो नहीं ना बिजली का बटन है कि आपने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। आज आप खेलना चाहते हैं, कल आप चाइना के साथ खेलना चाहते हैं, आज आप अमेरिका के साथ खेलना चाहते हैं। एक आपका जो रिप्यूट इस वक्त बन चुकी है कि यू आर नॉट रिलायबल पार्टनर इन एनी वे और एनी फैशन। दिस इज व्हाट योर रिप्यूट इज अबाउट। आपका एक तरफ से कोई चीज पैसा आना बंद होता है तो फौरन आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। और दूसरा मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं, अपने एसेट्स, घर के एसेट्स बेचकर जश्न मनाते हैं। आजकल जश्न किस चीज पे मनाया जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो अरामको को बेच दिए ऑयल एंड गैस के। जश्न शुरू हो चुका है, कहते हैं बाहर से पैसा, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है जी, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक कॉन्क्रीट प्लान नहीं। या एसेट कोई ले ले आपका, या आपको कोई घर बैठे दे दे, पैसे लंदन में ही रहें, पाकिस्तान ना जाएं, ये आपके मंसूबे हैं। तो मैं बल्कि अब मैं चीफ साहब, मैं तो खैर मैं इनसे क्या कहूं कि चीफ साहब वहां पहले माहौल तो देखें आपके। आप जब इस ट्रिप पर थे तो 23 जवान आपके जो है वो शहीद हुए आर्मी के, 23 आप अब ट्रिप पर थे।
अब किस तरह मेरे जैसा बंदा वहां जाए? पहले तो जाने से दुनिया डरती है, आप कहते हैं पैसे लेकर जाए वहां पे। आप किस तरीके से हमें ये कह रहे हैं कि आप आके पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करें जब आपके एक दिन में 3 अटैक हो रहे हैं, 3 अटैक। ये तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है। सही कह रहे हैं साहब, आपकी अदालतें आपकी फेल हैं, पुलिस आपकी करप्ट तरीन है, सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, और आप वाशिंगटन डीसी में कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। आप हम वहां खुद जाने से डरते हैं, आप कहते पैसे लेकर आए। असि तो बट में घर रख के जाने जब पाकिस्तान जाना हो। तार साहब, आप तो आम बंदे से चलो मिलना होता है, लेकिन वो तो अलीट आपके पैसे छीन दिया। तार साहब, वो आईएमएफ ने कह दिया कि सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दें, और वो आईएमएफ को बंदा नजर नहीं आता, वो कह रहे बिजनेसमैन से पैसे निकालने हैं कि जिस बंदे की लाख रुपए तनख्वाह है उसके ऊपर और टैक्स लगाएंगे। चीमा साहब, आईएमएफ को सारा पता है कि आप कितने करप्ट हैं। आईएमएफ को सारा पता है कि आपके जितने टैक्स दंदगान हैं वो सारे के सारे असेंबलियों में बैठे हैं। उनको पता है कि आपके ब्यूरोक्रेट आके यहाँ पे क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे एक दफा एक अमेरिकन एम्बेसी के बंदे ने कहा था, उसने कहा था कि हम शॉक कि यहाँ मैंने मैनहट्टन के अंदर आपके कुछ सियासतदान प्लस ब्यूरोक्रेट फ्रेंड थे, उन्होंने एक लाख 1.5 लाख की शॉपिंग 2-2 4-4 घंटे में की। ये मुझे आपके अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा। ओजीडीसी के बंदे आपकी मिनिस्ट्री के थे जिन्होंने लाख डॉलर की शॉपिंग घंटे में की। आप क्या समझते हैं? अंधे हैं भाई, एक नाक च रोटियां लगे पान। हाँ, ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। आपके गुर्दों, मैंने आपको कहा, आपके गुर्दों पे साइन वाशिंगटन डीसी में कर जाते हैं ब्यूरोक्रेट और आपके सारे लोग। आपको तो किस्तें देने के लिए उन्होंने रखा हुआ सिर्फ। तो इसी वही आईएमएफ कह रहे हैं पैसे लो ना को। वो कहते हैं मारो इनको, जूते मारो इनको, लेबर कैंप है ये सारा। बेकार कैंपों में क्या होता है? वही आप बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त कि गैस के पेट्रोल के पैसे टैक्स बढ़ा दो, लिवी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, आपका खून निचोड़ के इनको देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टियां लंदन में ये बन रही है इनकी, उनको भी पता है, सबको पता है, आपकी एजेंसियों को भी पता सारा। और पाकिस्तान हर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, उसको भी पता है कि लुट कितने पाई, सबको पता है। बदनसीबी देखें, वोट देते हैं तो जाता कहीं और है। मैंने आपको कहा है कि चीमा साहब, मैंने सऊदी अरेबिया में जाके देखा है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले आप वहां पे, दोनों हरमैन पे आप, लेकिन खुदा ना आपकी दुआ सुनता है ना बददुआ सुन रहा है, ना इनसे जान छुड़ा रहा है ना खत्म कर रहा है आपको। कैसे उसने रगड़े में डाला हुआ है, अजाब में डाला हुआ है कि सिसक कहते हैं मौत आ जाए फिर भी सुकून आ जाता है। सिसक के मारनी, सिसक वो कहते ना जी पे के जुतियां मारनी है। डॉक्टर साहब, नीचे अच्छी नहीं है, अल्लाह से भी झूठ बोलते हैं, खौफ नहीं है, लेगेसी करने का नहीं है, ये कब तक चलेगा? वो जिन साढ़े अपनी है चीमा साहब, मैं अपने भाइयों को सिर्फ ये कहूंगा, अरबियों वाले नाम रखने से, मुसलमानों के घर में पैदा होने से आपको इस्लाम का नहीं पता चलता जब तक आप उसके नजदीक ना जाए। और रिचुअल पे जोर है, नमाज बगैर तर्जमे के 6 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा नहीं 6 दफा, और उसमें एंड पे आके दुआ मांगेंगे अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और आज मैं आपको बताना ये चाहूंगा, आप 1.9 बिलियन है, ज्यूज सिर्फ 15 मिलियन। और आप जरा किसी आपके जो लौंडे लपाड़े ना, इनको मैं कहूंगा गूगल करके देखें, उनके पास इकोनॉमिक्स और साइंस के नोबेल प्राइजेस कितने हैं। 900 नोबेल प्राइज आज तक हुआ है 225 यहूदियों के पास, आबादी उनकी 15 मिलियन। और आप मुसलसल बददुआ मांगते हैं सारा दिन, पिछले 50 सालों से आप बददुआ मांग रहे हैं, 1950 से 1948 से। 1.9 बिलियन दिन में 6 दफा नमाज पढ़ के कहता है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। साइंस नहीं पढ़ती कि मत को पता लग जाए कि दुनिया किस पासे जा रही है। आप चाहते हैं 7वीं सदी का इस्लाम हो, यहाँ पे खुलफाए राशिदीन का दौर हो और खोते आने फिर हो सारी जगह। डॉक्टर साहब, जोक नहीं चल रहा आजकल, उसने कहा कि मसाजिद के अंदर पहली साफ में बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं वो अमेरिका को गालियां दे रहे होते हैं, पिछली साफ में बैठे मुंडे दुआ कर रहे हैं अमेरिका का वीजा ला दे। तो ये तो गैर हमारा मुआशरा है। और मौलवियां दे आज वीजे खोल देन, थोड़े उथे नमाज पढ़ाने वाला कोई ना बचे। अमेरिका दे वीजे खोल देन, मौलवी सारे इथे आ जाने किनारे वे, तो तुसी नमाज़ ना पढ़ सको, ये हालत हो जानी। कोई डरो खुदा दा ना जे, खौफे खुदा करो, मौत तो डरो। जालिमो किथे जा रहे हो, की कर रहे हो, की कर रहे हो? चलो चीमा साहब की करें, हमें तो माजर करके रिजेक्ट करके निकाल दिया गया है। हम तो कहते हैं जी गॉड ब्लेस अमेरिका, साडू देखो सानू कड़े आसान इन्होंने सांभ लिया, हम क्या करें, हम तो मजबूर। लेकिन वी आर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। मैं तो कैटेगरी में फिट आता हूं एज अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मेरे तो देखे पढ़ पढ़ के उत्थे कुब निकल गए सन, अगे हालात ही अगे खाई सी, पिछे खूह सी। तो ये तो शुक्र अमेरिका ने सांभ लिया, सरकार ने तो उत्थे जलील हो रहा सी, होना सी इस टाइम थाने कचहरियां। सही कह रहे तार साहब, ये आप बिल्कुल, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लेट्स सी कि अब इलेक्शन भी हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और अल्लाह करे ये आईएमएफ के भी पैसे आ जाएं और हमारी कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि ये जो ईरान ने हमारे साथ किया है कम से कम ये तो ना हो, ये एक आइसोलेशन। लम्हा फिक्री है चीमा साहब, लम्हा फिक्री है अगर सोचा जाए तो, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, ठीक किया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, साझेदार बता रहे हैं कि भारत जो है मतलब कि भाई बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर, मतलब कि बिहेव कर रहा है सुपर पावर की तरह ही। ठीक है, एक समय था जब दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को केवल एक विशाल बाजार मानती थी,
ठीक है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका टैरिफ लगाता है, चीन सीमा पर दबाव बनाता है, पाकिस्तान लगातार उकसावे की कोशिश करता है और भारत हर मोर्चे पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए जवाब देता दिखाई देता है। यही मतलब कि निशानियाँ हैं भाई साहब एक सुपर पावर की, मतलब कि भाई साहब एक सुपर पावर, उभरती हुई सुपर पावर, सोल सुपर पावर, ठीक है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार किया है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है, ठीक है। और डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। भारत की विदेश नीति भी अधिक बहुआयामी हुई है। अब भारत कई देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने पर जोर देता है। अमेरिका समय समय पर विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक नीतियों में बदलाव करता रहा है। ऐसे कदमों का उद्देश्य अक्सर अपने उद्योगों को रक्षा करना या व्यापार संतुलन सुधारना होता है। भारत ने ऐसे मामलों में केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय कई स्तरों पर काम किया है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास, निर्यात बाजारों का विविधीकरण, व्यापार समझौतों पर नई पहल, वैश्विक निवेश आकर्षित करने की रणनीति। इसका उद्देश्य ये रहा है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बने, ठीक है। आज भारत कई प्रमुख वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी, पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ बढ़ते संबंध, वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्रमुखता देना। भारत का प्रयास है कि वह विभिन्न देशों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे। भारत के सामने चीन के साथ सीमा संबंधी चुनौतियां और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से सुरक्षा संबंधी मुद्दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, रक्षा आधुनिकीकरण पर जोर दिया, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का विस्तार किया, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। इन प्रयासों के उद्देश्य अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना है, ठीक है। किसी भी देश की वैश्विक स्थिति केवल सैन्य शक्ति से तय नहीं हो सकती है, ठीक है, ये बात एकदम सच है। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, यूपीआई जैसे भुगतान तंत्र को विकसित किया, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिया, विनिर्माण और अवसंरचना में निवेश बढ़ाया। इसी आर्थिक आधार को भविष्य की वैश्विक भूमिका के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। सुपर पावर कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है, बल्कि यह शब्द आमतौर पर उन देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक प्रभाव हो। भारत निश्चित रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अभी भारत मतलब कि भाई साहब उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है भाई साहब, सैन्य शक्ति है, तकनीकी और राजनीतिक प्रभाव है भारत का। भारत मतलब कि इमर्जिंग सुपर पावर कहा जा सकता है, ये अधिक सटीक होगा कि भाई तेज़ी से उभरती हुई प्रमुख वैश्विक शक्ति भारत है और इमर्जिंग मेजर सुपर पावर है बन रहा है भारत, ठीक है। तो भाई भारत को कम आंकना किसी के लिए भी गलती हो सकती है और कोई भी मुँह खा सकता है। भारत ने जिस तरीके से मतलब कि भाई ये डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाई है ना, मतलब कि जैसे जिस तरीके से यूपीआई को जोड़ा है, ठीक है, मतलब कि डिजिटलाइजेशन करा है भारत के अंदर, ठीक है। हर चीज़ डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, वैसे खातों के अंदर खाते खुलवाए गए हैं, ठीक है। स्टार्टअप के नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, विनिर्माण और अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, ठीक है। ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि वैसे एक मतलब कि सुपर पावर की दिशा में मतलब कि आगे बढ़ाते हैं देश को, किसी भी देश को, ठीक है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का सहयोग है। क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंत्रों में भागीदारी है। भारत मतलब कि भाई क्वाड में भी है, मतलब कि जो कि भाई साहब रशिया और चाइना के लिए अगेंस्ट चाइना है, ठीक है, और अगेंस्ट रशिया है, ठीक है, इनमें भी है भारत। और ब्रिक्स में भी है, जो कि वो एंटी वेस्ट अलायंस है, ठीक है, ब्रिक्स के नेशंस हैं, ठीक है। भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, ठीक है, वैसे ऐसे देश इसमें शामिल है, ठीक है, ब्रिक्स में भी भारत शामिल है। तो भाई भारत को तो रोकना तो किसी के बस की बात ही नहीं है भाई साहब अब, क्योंकि भाई भारत अब सोल सुपर पावर तो बन चुकी है, ठीक है। अब भारत है ना, मतलब कि वैसे उभरती हुई महाशक्ति बनने की और अग्रसर हो चुका है। भारत ने जिस तरीके से ग्लोबल साउथ में मतलब कि मुद्दों को उठाया है और ग्लोबल साउथ को ऊपर उठाया है, भारत जिस तरीके से ग्लोबल साउथ में है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ना भाई, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वैसा देखने लायक चीज़ है भाई सब, ठीक है। भारत मतलब कि यह हमने देखा था ग्लोबल साउथ में भाई सब चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, लेकिन चाइना मतलब कि ऐसे लोन देता था ना, मतलब कि भाई जिसकी वजह से मतलब कि अर्थव्यवस्था बैठ जाती थी भाई सब कर्जा लेने वाले देशों की, ठीक है। तो भाई भारत कर्जा दे रहा है, लेकिन भाई साहब उनको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कम ब्याज दरों पर मतलब कि कर्जा देता है भारत, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है। और भाई भारत मतलब कि भाई ये नहीं कि कर्जा नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारी ये जमीन हत्या लेंगे, ये हत्या लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत मदद कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ठीक है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो बस मिलता है आप सभी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।